ओम नमस्ते। मैं वेद सीमा आर्य, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं जो है 9th क्लास की SST का आप लोगों को लोकतांत्रिक राजनीति भाग 3 का लोकतांत्रिक राजनीति है जो उसका चैप्टर 1 लोकतंत्र क्यों और कैसे की कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों पर चर्चा करूंगी, जो कि ना केवल 9th में ही बल्कि 10th क्लास 11th 12th आगे तक भी ये काम आते हैं टर्म्स। ठीक है, ये जो है आप जब जहां भी देखेंगे व्यवहारिक टर्म है, व्यवहारिक शब्द हैं, राजनीतिक जीवन में आए दिन दिखाई देते हैं ये सारे चीज। ठीक है, तो पहला है इसमें लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है? यह सरकार का वह रूप है जिसमें शासक का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। तो ये हमको याद रखना है और एक लाइन में याद रखना। हमसे कोई सोते जागते भी पूछ ले, बताइए लोकतंत्र क्या है, व्हाट इज अ डेमोक्रेसी, तो हमारी लाइन क्या होनी चाहिए? ये एक गवर्नमेंट टाइप है ऐसा जिसमें शासक का जो चुनाव है वो कौन करती है? जनता करती है। ठीक है, ठीक है, यह सरकार का वह रूप है जिसमें शासक का चुनाव जनता करती है। एक इसका ही अपोजिट देखिए, गैर लोकतांत्रिक सरकार, ये भी टर्म आता है। जब लोकतंत्र आया है तो गैर लोकतंत्र सरकार भी आया होगा। इस सरकार में लोग अपने शासक का चुनाव नहीं करते, चुनाव नहीं होगा इसमें, क्या करेंगे? और ना ही उन्हें निर्णय लेने का अधिकार होता है, निर्णय भी नहीं ले पाते हैं लोग जो होते हैं, ना शासक का चुनाव करते हैं। और उन्हें जो गैर लोकतांत्रिक सरकार है, फिर उसमें जैसे कुलीन तंत्र है, थोड़े से लोगों का शासन होगा या तो वही लोग शासन में भागीदारी लेंगे, वही निर्णय करेंगे और वो कानून बना करके जनता पे लागू करेंगे। तो इस तरीके का हो सकता है, या सैनिक शासन हो सकता है, जैसे कि कुछ टाइम पहले जो है पाकिस्तान में दिखाई देता था सैनिक शासन, और म्यांमार में भी सैनिक शासन का ही उदाहरण रहा है। और दूसरा जो है, या फिर यहाँ पे कोई तानाशाही रही होगी, तानाशाही वाले भी गैर लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं। या फिर कोई अत्यधिक क्या कहते हैं, क्रूर शासन, लाइक हिटलर, और ये जो रहे हैं हमारे पास्ट में एग्जाम्पल्स रहे हैं। ठीक है, तो उनमें से किसी का शासन होगा। या हम कह सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया को रिसेंटली एग्जाम्पल ले सकते हैं। उत्तरी कोरिया एक देश है जिसमें इसी टाइप की गवर्नमेंट है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये भी टर्म, ये भी शब्द आपके फर्स्ट चैप्टर से संबंधित है, और यहाँ तक कि सारे ही लोकतांत्रिक राजनीति में ये वयस्क मताधिकार मिलेगा। राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ेंगे, वहां भी मिलेगा। संविधान निर्माण होगा, उसमें भी वयस्क मताधिकार आएगा। ठीक है, तो 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति, लिंग, संप्रदाय या सामाजिक स्थिति का हो, चाहे कोई भी उसकी जाति हो, कोई भी लिंग हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी जो है, उसे मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है। जिस किसी भी व्यक्ति की, सिंपल शब्दों में समझो, 18 वर्ष हो गई है, 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक, उसे किसी भी जाति है, लिंग है, या फिर आपका क्या है, सामाजिक स्थिति है, या कोई धर्म है, किसी के आधार पर उसे क्या होगा, विभेद नहीं किया जाएगा, उसको मतदान करने से नहीं रोका जाएगा। चाहे लड़का हो, लड़की हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी और भाषा का हो, गोरा हो, काला हो, उस आधार पर ये नहीं कहा जाएगा कि आप मताधिकार से वंचित हैं। ठीक है, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ही अपनाया गया है, और जब से हमारा संविधान बना है 26 जनवरी 1950 से, तभी से भारत में इसको अपनाया गया है। इसलिए अगर आपसे कोई पूछता है तो आपका ये आंसर होना चाहिए कि भारत में स्वतंत्रता के समय से या संविधान लागू होने के समय से, क्योंकि संविधान लागू हुआ उसके बाद हमारी पहली जो लोकसभा का चुनाव होता है वो कब होता है, कब बन करके तैयार होती है? 1952 में बन के तैयार होती है। 1951 से लेके 52 तक उसका चुनाव होता है। ठीक है, तो फिर 52 में पहली लोकसभा का गठन होता है। ये मैंने पहले भी शायद आपको बताया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भारत में जो है संविधान लागू होने के समय से ही वयस्क मताधिकार है, और ये सबको समान रूप से प्राप्त है। महिला मताधिकार क्या है? ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। महिला मताधिकार देखिए क्या है। चुनाव की वह प्रणाली जिसमें महिलाओं को मतदान का अधिकार होता है। अब आप कहोगे कि ऐसी कौन सी प्रणाली होगी जिसमें महिलाओं को नहीं होगा? बहुत जगह महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखा गया। और अभी रिसेंटली एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, जैसे 2015 में सऊदी अरब में महिलाओं के लिए मताधिकार
का सॉरी मताधिकार अधिकार दिया गया है। इससे पहले उन्हें प्राप्त नहीं था। भारत में स्वतंत्रता के समय से ही या संविधान लागू होने के समय से ही क्या है, महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया है। 1948 में जो है आपको फ्रांस में दिया गया। इसी तरीके से और भी कंट्रीज में अलग अलग समय पे दिया गया, मगर भारत में स्वतंत्रता के समय से ही महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया गया, मत देने का अधिकार दिया गया, बराबर का मत देने का अधिकार दिया गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। देखिए, और या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आ ही जाता है कि बताइए कौन सी ईयर में जो है सऊदी अरब को दिया गया, या फिर कौन सा है जिसको सबसे बाद में, जिसके यहाँ सबसे बाद में महिला मताधिकार दिया गया। तो 2015 में सऊदी अरब। प्रतिनिधि लोकतंत्र इस व्यवस्था में शासन लोगों द्वारा नहीं बल्कि उनके द्वारा चुने प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है। एक एग्जैक्ट लाइन आपको पता होनी चाहिए। 4 अगर ऑप्शन दे रखे हैं और आपको टिक लगाना है, सही टिक लगाना है, तो उसकी सटीक लाइन आपको पता होनी चाहिए। एनसीईआरटी की लाइन है जो मैं आपको बता रही हूँ। इस व्यवस्था में शासन लोगों द्वारा नहीं बल्कि उनके द्वारा चुने प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है, जैसे भारत में। ठीक है, प्रतिनिधि लोकतंत्र है भारत में। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें जनता स्वयं ही शासन कर्ताओं का चुनाव करती है, डायरेक्ट जो शासन करेंगे उनका चुनाव करेगी। अब ये बताइए, आप लोगों के दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि लोकतंत्र तो भारत में भी है, तो भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र क्यों है, और ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड जैसे छोटे देशों के लिए है, जो जहाँ पे जनसंख्या कम है, जहाँ पर गिनती की जा सकती है। जनता ने हाथ उठा के कहा हम इन्हें वोट देते हैं, तो एक सीमित जनसंख्या को ही तो आप गिनती कर सकते हो, काउंटिंग कर सकते हो, ज्यादा की तो नहीं कर सकते। पर भारत की तो 121 करोड़ से अधिक आबादी, और उसमें जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होगा, एक मजाक हो जाएगा, संभव ही नहीं हो पाएगा। इसलिए भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र अपनाया गया है। भारत में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। विधानसभा क्षेत्र से एमएलए जाते हैं, और संसद क्षेत्रों से कौन जाता है? सांसद जाते हैं। संसद जो हमारे संसदीय क्षेत्र होते हैं उनसे हमारे सांसदों को हम चुन करके भेजते हैं। ठीक है, तो भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब आपका प्रश्न आ सकता है, इनमें से बताइए किसमें प्रतिनिधि लोकतंत्र है? तो भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया गया है। भारत आप टिक लगा देंगे। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र जैसे स्विट्जरलैंड में छोटा है, छोटे देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र ही होता है। अच्छा, एक टर्म आएगा और आगे ये चैप्टर भी है आपका मौलिक अधिकार वाला, सामाजिक अधिकार करके है। ठीक है, तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार क्या है? वे संवैधानिक अधिकार जो व्यक्ति के सर्वोत्तम विकास के लिए, उसके गरिमामय जीवन के लिए, उसके व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए जो आवश्यक और अपरिहार्य होते हैं, उन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं, जिन्हें संविधान में जो संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, और राज्य जिनको क्या नहीं कर सकता है? समाप्त नहीं कर सकता है, हस्तक्षेप जिनमें नहीं कर सकता है, सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है, और ये है कितने संख्या में? 6 है। ठीक है, राज्य के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। सीधी बात समझिए, नागरिकों को वे अधिकार जो राज्य के द्वारा प्रदान किए जाते हैं या संविधान में जिनका क्या होता है? उल्लेख होता है, ऐसे अधिकारों को हम मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहते हैं। ये हमारे 6 मूल अधिकार है या मौलिक अधिकार। इन्हें अंग्रेजी में कहेंगे फंडामेंटल राइट्स। तो आपको दोनों शब्द याद कीजिएगा, फंडामेंटल राइट्स भी याद कर लीजिएगा, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार भी कर लीजिएगा। और ये 6 हैं वर्तमान में, पहले ये 7 थे। ठीक है, और 44 में संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हमारा जो 7वां मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसको खत्म कर दिया गया है। अब आपसे जो पूछा जाएगा वो करंट ही पूछा जाएगा, बताइए कितने मौलिक अधिकार है? तो आपको 6 पर टिक लगा देना है। और आपसे अगर गलती से क्वेश्चन पूछ लिया जाए पहले कितने थे, 44 में संविधान संशोधन से पहले कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 थे। ठीक है, पर आपको ध्यान 6 रखना है अभी, क्योंकि आपके जो मतलब का है 9th क्लास के या 10th में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, और 11th में तो मौलिक अधिकार है ही, संवैधानिक अधिकारों का जो 2nd चैप्टर है वो है ही। तो ये हमारे 6 हैं। वो कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? देखिए, संविधान में समानता का अधिकार पहला अधिकार है, दूसरा आ गया स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा आ गया आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसी तरीके से आपका 5वां जो है शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार आ गया। और छठा कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का अधिकार। तो आप शब्दों, साधारण शब्दों में तैयार कीजिएगा, याद कीजिएगा। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो आपको अच्छे से याद भी रहेगा।
और इस तरीके से हमारे कितने 6 मूल अधिकार हैं, और 6 के भी अनुच्छेद अलग अलग हैं। ठीक है, तो वो जब मैं ये मौलिक अधिकार वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी, इसमें है एक चैप्टर, तब मैं आपको सारा विस्तृत रूप से इसके 6 के 6 मौलिक अधिकार बताऊंगी, और ये किस किस अनुच्छेद में दे रखे हैं। ये इम्पोर्टेंट है मूल अधिकार। मूल अधिकारों के बिना संविधान का कोई महत्व नहीं रह जाता। ये समझिएगा, हमारे संविधान की जो आत्मा कही जाएगी वो मूल अधिकार कहा जाएगा, और मूल अधिकार की जो आत्मा कही जाएगी वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाएगा। जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हृदय एवं आत्मा कहा है, वो कौन सा मौलिक अधिकार है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आप लोग इस तरीके से इसको तैयार रखें, ठीक है, तैयार करें। और काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये बार बार आते हैं, ठीक है। अगर कहीं कोई कठिनाई होती है, अगर मेरा आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके प्लीज मुझे बताइए, या आपको एक्स्ट्रा में कुछ मतलब सुनना है या जानना है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं उसी अनुसार अपने वीडियो और बनाना शुरू कर दूंगी, ठीक है। धन्यवाद। आप अधिक से अधिक मेरे वीडियोस को शेयर और लाइक प्लीज कीजिएगा, जिससे कि मुझे और उत्साहवर्धन हो बनाने के लिए। थैंक यू।